हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमपी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है परिमित लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक के समीप वैद्युत क्षेत्र। यानी कि एक धारावाही चालक है। धारावाही चालक का मतलब होता है कि एक ऐसा चालक जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इसकी लेंथ हमें पता है, इसकी लंबाई हमें पता है, तो इसके समीप कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वही हमें निकालना है। इसके समीप किसी बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इसमें हमें निकालना है। ठीक है ना। तो दूसरा जो टॉपिक है, इसमें इसके अलावा एक और टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। वो टॉपिक है धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि एक वृत्ताकार लूप है। वृत्ताकार लूप मतलब कुछ इस प्रकार से, ये धारावाही है, मतलब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस लूप के कारण इसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वह मान हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग निकालेंगे कहाँ से, इसको हम लोग निकालेंगे बायो-सेवर्ट लॉ से। ठीक है ना। बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता है, किसने दिया था, कब दिया था, क्या होता है, पूरी डिटेल इसके प्रीवियस वाली वीडियो में हमने आपको दिया था। तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है ना। बायो-सेवर्ट की मदद से इन दोनों चीजों को हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमारा जो पहला टॉपिक है, परिमित लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक के समीप वैद्युत क्षेत्र कितना होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले कह क्या रहा है, एक परिमित लंबाई का ऋजुरेखी धारावाही चालक है। यानी कि एक आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर में धारा I मान लेते प्रवाहित हो रही है। धारा की जो दिशा है वो ऊपर से नीचे की ओर है। इससे सपोज करते हैं हमें यहाँ पर एक बिंदु है, इसके कारण यहाँ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसी का मान हमें निकालना है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, अगर कोई धारावाही चालक है तो उसके समीप एक बल उत्पन्न होता है, एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। कैसे उत्पन्न होता है, सचमुच उत्पन्न होता है कि नहीं होता है, ये सब हमने बायो-सेवर्ट नियम में देख लिया था। उस वीडियो में हमने पूरी तरह से अच्छे से आपको डिस्क्राइब करके बताया था। तो वहां पे हमने देखा था अगर कोई चालक है, उस चालक में धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके समीप एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो इसके भी समीप एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब कह रहा है हमने रैंडमली कोई पॉइंट पिक कर लिया, यहाँ पे P है। सपोज करते हैं ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है इसको अगर ऐसे मिला दें हम, ये पॉइंट P कितनी दूरी पर है, A दूरी पर है। पॉइंट P कितनी दूरी पर है, A दूरी पर है। ठीक है ना। तो इस चालक से A दूरी पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है यही हमें क्या करना है, निकालना है। तो निकालेंगे कैसे, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इसके लिए हम लोग निकालेंगे, ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा आपका बायो-सेवर्ट लॉ से। बायो-सेवर्ट का जो नियम है वह पूरे चालक के कारण नहीं निकाल पाता। इस पूरे चालक के कारण यहाँ कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ये हमें बायो-सेवर्ट नियम नहीं बता पाता। हमें क्या बताता है बायो-सेवर्ट नियम, इस चालक के छोटे से भाग के कारण, इस भाग के कारण यहाँ पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ये हमें पता चल जाएगा। इस छोटे से भाग के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र यहाँ उत्पन्न होगा पता चल जाएगा। लेकिन पूरे चालक के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ये बायो-सेवर्ट नियम से नहीं पता कर पाएंगे। ठीक है। तो बायो-सेवर्ट नियम से इस छोटे से चालक के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ये हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, बायो-सेवर्ट नियम को अप्लाई करते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पे हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, ये छोटा सा पार्ट ले लिया। सपोज करते हैं ये कितना है, DL है। ठीक है ना। इस DL को यहाँ से हमने मिलाया, इस DL को यहाँ से हमने मिलाया। सपोज करते हैं ये वाला जो एंगल है वह कितना है, थीटा है। ये वाला एंगल क्या है, थीटा है। अब देखिए ये वाला एंगल कितना है, 90 होगा। ये एंगल कितना है, परपेंडिकुलर है तो 90 होगा। ठीक है ना। अब जब ये 90 ये थीटा तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। समझिए कोई त्रिभुज है,
त्रिभुज में ये वाला अगर थीटा है, ये आपका 90 है, तो तीनों कोण 180 अंश के होते हैं, तो ये वाला ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु P को दोनों सिरों से, जो चालक के दोनों सिरे हैं, इस दोनों सिरों से मिला देते हैं। पहला सिरा यहाँ था, इसको मिला दिया, उसके बाद दूसरा सिरा आपका ए यहाँ पे है, इसको हमने ऐसे मिला दिया। अब ध्यान से देखिए, अब हम कह रहे हैं कि पहला देखिए इस वाले भाग से ये वाला जो एंगल बन रहा है, सपोज करते हैं ये जो एंगल है ये वाला, ठीक है ना, ये जो एंगल बन रहा है ये हमने मान लिया है φ1 एंगल है। कितना है, φ1 है। जो एंगल ये बन रहा है वो कितना हमने माना है, φ1। और ये जो नीचे वाला एंगल बन रहा है ये वाला, ठीक है ना, ये वाला जो एंगल बन रहा है ये सपोज करते हैं हम लोग कितना है, φ2 है। समझिए, मतलब इस बिंदु P से, P का ये देखिए हमने परपेंडिकुलर वाला मिला दिया। अब इसके ऊपर जो एंगल बन रहा है, इसके ऊपर मतलब कुछ इस प्रकार से जो एंगल बन रहा है, ठीक है ना, वो कितना है, φ1। इसके नीचे जो एंगल बन रहा है वह कितना है, φ2 है। ठीक है ना, दो एंगल बना। अगर हम φ1 और φ2 पूरा एंगल कवर कर लें, देखिए φ1 से φ2 है या φ2 से ऐसे φ1 पूरा एंगल जाए, तो पूरे एंगल के द्वारा यह पूरा जो आपका चालक है इसकी लंबाई क्या होती है, कवर हो जाती है। अच्छे से आप समझिए, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से φ2 से पूरा φ1 की ओर जा रहे हैं, तो ये पूरी एंगल जब हम कवर करेंगे तो इस पूरी एंगल के साथ ये पूरा चालक भी क्या होगा, कवर हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या होता है वो समझिए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L है। सपोज करते ये जो लंबाई है, यानी कि बिंदु P से ये जो लंबाई है यहाँ पे सपोज कीजिए, ठीक है ना, यहाँ से बिंदु P से यहाँ तक की जो दूरी है वह कितना है, R है। ये टोटल दूरी, ये बहुत सूक्ष्म हमने भाग लिया है, बहुत छोटा सा भाग लिया है। सपोज करते ये लंबाई कितना है, L है। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, बायो-सेवर्ट का नियम लगाएंगे। बायो-सेवर्ट के नियम से इस अति सूक्ष्म भाग dl के कारण इस बिंदु P पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा हमें पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको लिखना भी है, आराम से आप समझ लीजिए, फिर वीडियो को पास करके लिखिएगा। बायो-सेवर्ट नियम से पूरा अच्छे से समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बायो-सेवर्ट नियम से बताइए क्या हो जाएगा, कहेंगे कि अति सूक्ष्म अवयव, अति सूक्ष्म अवयव dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। देखिए बायो-सेवर्ट का नियम लगाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आएगा पता है। बायो-सेवर्ट नियम वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। देखिए अति सूक्ष्म अवयव dl के कारण हम लोग चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं, तो जो मान आएगा चुंबकीय क्षेत्र का वह भी क्या आएगा, अति सूक्ष्म आएगा, यानी छोटा आएगा। क्यों, क्योंकि छोटे अवयवों के कारण निकाल रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का भी मान छोटा आएगा। dv बराबर होगा कितना, μ0/4 पाई I dl। अब देखिए ध्यान से, एंगल लिखते हैं यहाँ, साइन के साथ थीटा लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा हमेशा देखिए इस बिंदु से बिंदु P को जो रेखा मिला रही है उसका लेते हैं ना, ये वाला एंगल हमेशा लेते हैं। तो ये वाला एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। तो एंगल कितना लिया है, 90 माइनस थीटा। आप लोग जानते हैं हमेशा एंगल ये वाला लेते हैं बायो-सेवर्ट में, बटे दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, r, तो r का स्क्वायर। ये बायो-सेवर्ट नियम कहता है, पूरी डिटेल में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है। ठीक है ना। अब देखिए dv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dv इज इक्वल टू हो जाएगा μ0/4 पाई I dl साइन, सॉरी देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। साइन 90 में से कुछ थीटा घटता है तो कॉस थीटा आता है, बटे क्या है, r स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण 1 हमें पता चल गया। अब चलिए आगे देखते हैं। अब हमें एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। सपोज करते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट, ये आपका कोई पॉइंट है A, ये आपका कोई पॉइंट है B। तो PAB एक समकोण त्रिभुज हमें दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिएगा, समकोण त्रिभुज
एक समकोण त्रिभुज हमें दिखाई दे रहा है, कौन सा, PAB में, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज PAB में। अब हम कह रहे हैं कि cos थीटा लगाते हैं। हम क्या लगा रहे हैं, cos थीटा। cos थीटा बराबर होता क्या है, फार्मूला सबसे पहले बताइए। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, सॉरी आधार बटे कर्ण, ये फार्मूला होता है cos थीटा का। तो इस त्रिभुज में देखिए ये एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। तो ये वाला जो होगा ये क्या होगा, कर्ण होगा। ये क्या है, आधार है। ये क्या है, लंब। थीटा के सामने वाला लंब होता है, जिसके साथ थीटा लगा है वो क्या है, आधार है। इस 90 अंश के सामने वाला कोण क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये क्या है, ये आपका आधार है। आधार क्या दिया है, ध्यान से देखिए, आधार क्या है, ए है। आधार कितना है, ए है, बटे कर्ण। कर्ण यही है ना, कर्ण की लंबाई कितना दिया है, आर दिया है। तो यहाँ से आर, अगर हमें यहाँ से आर का मान निकालना हो तो आर का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। आर का मान कितना होगा, ए कॉस थीटा। आर का मान हमने निकाल लिया, कितना आया, ए कॉस थीटा। पुनः उसी त्रिभुज में कर रहे हैं, उसी त्रिभुज में PAB में हमें और क्या चाहिए, टैन थीटा लगाते हैं। क्यों लगा रहे हैं अभी आप समझ जाएंगे आगे। टैन थीटा निकालेंगे, एक बार कॉस थीटा निकाला फिर टैन थीटा। टैन थीटा बराबर फार्मूला होता क्या है, टैन थीटा बराबर होता है लंब के बटे आधार। फार्मूला यही होता है, लंब के बटे आधार। लंब क्या होता है, लंब देखिए, लंब क्या है, लंब इस थीटा के सामने वाला, इस थीटा के सामने वाला AB है। AB की लंबाई देखिए एक बार लिख देते हैं, लंब AB है, आधार क्या है, AP है, ठीक है। तो AB की लंबाई कितना है, AB की लंबाई देखिए हमने L माना है, AP आधार कितना है, A है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें L का अगर मान निकालना हो तो A क्या है, इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा, यानी L बराबर क्या हो जाएगा, A tan थीटा। देखिए ये सब मान उठा करके हमें इस वाले समीकरण में रखना है, लेकिन यहाँ L नहीं, यहाँ हमें L का मान पता है, लेकिन यहाँ हमें किसका मान रखना है, DL, यानी कि अति सूक्ष्म लंबाई। यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें DL का मान रखना है, यानी अति सूक्ष्म लंबाई। तो अति सूक्ष्म लंबाई DL के लिए क्या होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर ऐसा DL बटे डी थीटा कहीं आपको लिखा मिले, इसका मतलब यल का डिफ्रेंसिएशन अवकलन किया जा रहा है, जो ऊपर है उसका अवकलन किया जा रहा है नीचे वाले के सापेक्ष। नीचे क्या है, थीटा, ठीक है ना। तो ऊपर वाले का अवकलन थीटा के सापेक्ष किया जा रहा है, यानी एल का अवकलन थीटा के सापेक्ष किया जा रहा है। ए क्या होगा, कांस्टेंट। टेन थीटा का अवकलन करेंगे, ये फार्मूला है, ठीक है ना, डी थीटा टेन थीटा। अगर आप टेन थीटा का अवकलन करेंगे तो जो मान आएगा वह सेक स्क्वायर थीटा आएगा। ये फार्मूला है, डी, ये डी लिखा है, डी थीटा। आप टेन थीटा यानी टेन थीटा का जब अवकलन किया जाएगा तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ये डी थीटा इधर भाग में है, उधर जाएगा गुणे में, तो डीएल बराबर कितना हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। ये सेक स्क्वायर थीटा कहाँ गया, जब टेन थीटा का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है, अपने मन से हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अब चलिए देखिए क्या कर रहे हैं, आर का मान, डीएल का मान, ये समीकरण नंबर 3 करिए। आर का मान, डीएल का मान उठा करके समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 यहाँ है, इसी में रखना है। कहेंगे कि आर और DL का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर चलिए मान रख देते हैं। देखिए क्या होगा, सबसे पहले यहाँ क्या है, DB है, DB को लिख दिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को रख दिया। उसके बाद देखिए क्या है, I है, फिर क्या है DL। देखिए DL के स्थान पर कितना हमें रखना है, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा रखना है, यही रखना है ना। फिर क्या है, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा ही रहने देते हैं। बटे में क्या है, बटे में है देखिए आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान यहाँ से रखेंगे, आर है ए बटे कॉस थीटा, स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए DB बराबर कितना होगा, DB बराबर कितना होगा, देखिए
म्यू नॉट बटे 4 पाई, म्यू नॉट बटे 4 पाई। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आई है इनटू ए है, ये cos स्क्वायर थीटा सबसे नीचे है, क्या होगा, सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। ये cos स्क्वायर थीटा सबसे नीचे है, ये देखिए एक ए से कैंसिल भी हो जाएगा, ये वाला जो a है इस a से कैंसिल होगा, केवल एक a नीचे बचेगा। cos स्क्वायर थीटा सबसे नीचे है, सबसे पहले यहाँ sec स्क्वायर थीटा बचा है, क्या sec स्क्वायर थीटा लिख दिया। और ये cos स्क्वायर थीटा सबसे नीचे है, सबसे ऊपर चला जाएगा, फिर इंटू cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ क्या बचा है, देखिए d थीटा, अभी क्या बचा है cos थीटा, बटे में क्या है a है। आई होप ये लाइन आप समझ गए होंगे। देखिए आई था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई था, लिख दिया। आई था ए से कैंसिल हो गया, एक ए नीचे बचा हुआ, उसको हमने लिख दिया। सेक स्क्वायर थीटा था, सेक स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा सबसे नीचे था, सबसे ऊपर पहुंच गया। उसके बाद डी थीटा है, डी थीटा को लिखा, फिर कॉस थीटा है, कॉस थीटा को लिखा। अब एक फार्मूला आप जानते हैं, यहाँ पे देखिए एक लाइन हम शार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा है, यही लिखा है ना। देखिए सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने फार्मूला पढ़ा होगा, वह क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, इंटू क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से कट जाएगा, मान कितना आएगा 1। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो मान कितना आएगा 1। कैसे, सेक स्क्वायर थीटा है, इसको रेसिप्रोकल में लिखेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा होता ही है। कॉस स्क्वायर से कटा मान 1, यानी ये आपस में कैंसिल होंगे, मान कितना आएगा 1 आएगा। अभी क्या बचा है उसको लिखते हैं, डी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई, ये आपस में कैंसिल हो गए हैं। चलिए कॉस थीटा को पहले लिख देते हैं, कॉस थीटा इंटू क्या है डी थीटा बटे क्या है ए, इसको समीकरण नंबर बोलते हैं 4, ठीक है ना। ये जो समीकरण नंबर 4 मिला है, डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस थीटा डी थीटा बटे ए, ये है क्या, ये अति सूक्ष्म अवयव डी एल के कारण, देखिए अति सूक्ष्म अवयव डीएल के कारण बिंदु बी पर चुंबकीय क्षेत्र मान निकाला था, इतना आया था। इसी को हमने सॉल्व किया तो मान इतना आया। अभी भी ये है क्या, अति सूक्ष्म अवयव डीएल के कारण इस बिंदु पी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। हमें क्या निकालना है, पूरे चालक के कारण, ठीक है ना। इस पूरे चालक के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो चलिए देखिए, पूरे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे निकलेगा, पूरे चालक के कारण, पूरे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, पूरे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए पूरे चालक के कारण, ये अत्यंत सूक्ष्म चालक के कारण इतना चुंबकीय क्षेत्र आया है। पूरे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो मान बी आएगा, समाकलन करेंगे ना, समाकलन करेंगे, किसका समाकलन करेंगे, इसी का समाकलन करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई कॉस थीटा डी थीटा बटे ए। समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। देखिए अति सूक्ष्म अवयवों के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना है। अब हमें निकालना है पूरे चालक के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना। सपोज करते हैं पूरा चालक आपका कितना है, x है, यहाँ पे y है, ठीक है ना। तो पूरे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए क्या करते हैं, जो अति सूक्ष्म के कारण आया उसी का समाकलन कर देंगे, पूरे के कारण आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे सामने समस्या है कि लिमिट को क्या रखा जाए। यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, थीटा के, जिसके साथ डी लगा है, डी देखिए किसके साथ लगा है, थीटा के, यानी कि थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। अब लिमिट हमें रखना है, तो लिमिट क्या रखें, देखिए इस पूरे लंबाई को कवर कौन कर रहा है, कितना कोण, देखिए कोण के रूप में ही हमें लिमिट को रखना है। इस पूरे लंबाई को कौन सा कोण कवर कर रहा है, तो यहाँ से देखिए पूरे लंबाई को ऐसे 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 यहाँ पे गए, तो पूरे लंबाई को ये φ2 कवर कर रहा है और φ1, यानी φ1 φ2 अगर दोनों को मिला दिया जाए, φ1 φ2 ये पूरा एंगल मिला दिया जाए तो ये पूरी लंबाई भी
कवर हो जा रही है। लेकिन देखिए φ2 नीचे की ओर आ रहा है, φ2 क्या है, नीचे की ओर आ रहा है। जब नीचे की ओर आ रहा है तो φ2 का मान क्या रखेंगे, माइनस में रखेंगे। देखिए हमें क्या करना है, पूरी लंबाई को कवर करना है। हमने देखा अगर φ2 से φ1 की ओर चले यानी ये पूरा एंगल को कवर करें तो ये पूरी लंबाई भी कवर हो जा रही है। देखिए पूरी एंगल को कवर कर रहे हैं, पूरी लंबाई कवर हो जा रही है। तो यहाँ पे हमने देखा φ2 नीचे आ रहा है, नीचे की ओर क्या होता है, माइनस होता है। φ1 क्या है, ऊपर जा रहा है तो ऊपर की ओर φ1 क्या होगा, प्लस होगा। तो φ1 को हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। अब जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर निकाल लेते हैं। कांस्टेंट मतलब जिसके साथ थीटा नहीं लगा है वो सभी क्या होंगे, कांस्टेंट, सबको क्या हो जाएंगे, बाहर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 कांस्टेंट, म्यू नॉट अपॉन 4 क्या होगा, कांस्टेंट। आई भी क्या होगा, कांस्टेंट। ए भी क्या होगा, कांस्टेंट। देखिए इन सब के साथ कहीं भी थीटा लगा है नहीं, जिसके साथ थीटा डी लगा है, जिसके साथ डी लगा है उसी को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, बाकी सब कांस्टेंट। तो इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ थीटा कहीं नहीं था तो इन सबको बाहर कर लिया। अभी अंदर क्या बचा है, कॉस थीटा इंटू डी थीटा माइनस φ2 से प्लस φ1 की ओर, ठीक है ना। ये सब कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। अब चलिए थोड़ा सा इधर देख लेते हैं हम लोग। आई होप आप समझ रहे होंगे कैसे लिखा जा रहा है। यहाँ पे देखिए b इज इक्वल टू कितना आएगा, b इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए तो म्यू नॉट अपॉन 4 आई अपॉन ए में कोई परिवर्तन होगा नहीं, म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू आई बटे ए। अभी देखिए कॉस थीटा का जब समाकलन किया जाता है तो कितना आता है, कॉस थीटा का समाकलन करते हैं तो साइन थीटा आता है। लिमिट रखेंगे तो माइनस φ2 से φ1 की ओर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से b बराबर कितना होगा, b बराबर आपका हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू आई बटे ए। अब देखिए एक बार अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना। तो थीटा की जगह एक बार φ1 रखेंगे, थीटा के एक बार स्थान φ2 रखेंगे। समझिए अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाया जाता है। तो एक बार थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे, φ1, फिर माइनस थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे, φ2। चलिए रख देते हैं। तो साइन φ1 हो जाएगा थीटा के स्थान पर, माइनस लगता है, फिर साइन थीटा के स्थान पर ये माइनस φ2 लगेगा, ठीक है ना। अब ये माइनस है, इस माइनस को हम लोग बाहर लेते हैं। तो इस माइनस को बाहर लेंगे, यहाँ पे चलिए देखते हैं, थोड़ा जगह है। b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए b इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 इंटू आई के बट्टे a, और यहाँ पे क्या होगा साइन φ1। ये देखिए माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस साइन φ2 हो जाएगा, ठीक है ना, साइन φ2 हो जाएगा। ये जो चुंबकीय क्षेत्र आया है ये, ठीक है ना, ये जो चुंबकीय क्षेत्र आया है इस पूरी लंबाई के कारण इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वह म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू आई बटे ए साइन φ1 प्लस साइन φ2 होगा, ठीक है ना। तो आई होप थोड़ा सा समझाने में ये बड़ा हो गया है, बहुत सरल एकदम नॉर्मल है। बस क्या करना है, सूक्ष्म अवयव के कारण निकालना है, कॉस थीटा लगाना है, टेन थीटा निकालना है, मान रखना है, उसके बाद समाकलन कर देना है, आ जाएगा। कितना आएगा, ये आएगा, ठीक है ना। तो ये जो रिजल्ट आया है, ये वाला जो रिजल्ट आया है ये है क्या, इस परिमित लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण इससे a दूरी पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इतना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है ना। तो ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इजी बहुत है बट आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये सब क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इन सब का अच्छे से नोट्स बना करके अपनी प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये फिगर बनाइएगा, पहले इसको लिखिएगा, फिर इसको लिखिएगा, फिर इसको लिखिएगा, फिर आप इधर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग तुरंत इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट हेडिंग है वह है धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि एक लूप है, लूप मतलब बंद होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ठीक है ना।
कैसा है, वृत्ताकार है, यानी वृत्त के आकार का है और उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा वही हमें निकालना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे सपोज करते हैं कोई आपका लूप है, ठीक है, लूप कुछ इस प्रकार से है, ठीक है ना। यहाँ पे एक लूप हमने बनाया है, ये कैसा लूप है, ये लूप है वृत्ताकार, ठीक है ना। ये कोई वृत्ताकार लूप है, इस लूप में धारा प्रवाहित हो रही है। सपोज करते हैं जो धारा प्रवाहित हो रही है हम लोग कुछ इस प्रकार से धारा प्रवाहित हो रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। तो इस लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसके केंद्र पर, यहाँ पर वही हमें क्या करना है, निकालना है। यहाँ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा यही हमें निकालना है। सपोज करते हैं ये जो लूप है, वृत्ताकार लूप है, इसकी जो त्रिज्या है वह a है। इस वृत्ताकार लूप की जो त्रिज्या हमने माना है वह कितना लिया है, a लिया है। अब देखिए यहाँ पे अगर धारा की दिशा हमें दिखानी हो इस लूप पे, इस वाले बिंदु पर, तो कैसे दिखाएंगे आप बताइए। यहाँ पर ऐसे स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये दिशा हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे अगर दिखानी है तो ऐसे खींच देंगे, दिशा हो जाएगी। यहाँ पे अगर सपोज करिए धारा की दिशा दिखानी है तो ऐसे स्पर्श रेखा खींचेंगे, धारा की दिशा हमें पता चल जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए इस पूरे चालक के कारण कितना होगा ये तो हमें पता नहीं है, पूरे चालक के कारण कितना होगा ये हमें पता नहीं है, लेकिन इस चालक के छोटे से भाग के कारण, सपोज करते ये भाग हमने लिया, इस भाग के कारण यहाँ कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ये हमें पता चल सकता है। कहाँ से, बायो सेवर्ट लॉ से। बायो सेवर्ट का नियम क्या बताता है, किसी चालक के छोटे से भाग के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो पूरे चालक के कारण हमें नहीं पता है, लेकिन इस चालक के किसी भी, कहीं भी आप छोटा सा भाग काट लीजिए, चाहे यहीं काट लीजिए, ठीक है ना, इसी के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न होगा ये हमें पता चल जाएगा, ठीक है। आप सबसे पहले बताइए ये जो लंबाई होगी वह कितना होगा, ये जो लंबाई होगी ये कितना होगा, ये भी a होगा क्योंकि त्रिज्या है, त्रिज्या वृत्त की सभी जगह बराबर होती है। अब ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर सदैव लंब होती है। तो यहाँ पे 90 डिग्री है, ये स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या है, तो हमेशा क्या होगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी, लंब होगी, ठीक है ना। अब देखिए ये जो अति सूक्ष्म भाग हमने लिया है, सपोज करते हैं ये कितना है, dl है, धारा I की दिशा ऐसी है, त्रिज्या हमें पता है, ठीक है ना, यानी यहाँ से a दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, सपोज करते हैं सेंटर O है, यही मान हमें निकालना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं बायो सेवर्ट नियम यहाँ पे लगाना पड़ेगा। बायो सेवर्ट नियम से पूरे चालक के द्वारा तो नहीं निकल पाता, लेकिन उस चालक के छोटे से भाग के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो निकल जाएगा। तो चलिए बायो सेवर्ट नियम को हम लोग लगाते हैं। बायो सेवर्ट नियम से, बायो सेवर्ट नियम से देखिए, बायो सेवर्ट का नियम क्या कर रहा है वो ध्यान से आप देखिए। बायो सेवर्ट का नियम कहता है, सबसे पहले लिख लेते हैं एक लाइन, कि अति सूक्ष्म अवयव dl के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, अति सूक्ष्म अवयव, अति सूक्ष्म अवयव dl के कारण, dl के कारण केंद्र पर या लूप के केंद्र पर, ऐसे लिखिए, लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, कहाँ से लिखेंगे, बायो सेवर्ट नियम से लिखेंगे, ठीक है ना। बायो सेवर्ट नियम से इसके केंद्र पर इस छोटे से अवयव के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा ये लिखिए। कितना होगा, dB होगा। dB का मान कितना होता है, μ0/4 पाई इंटू IDL साइन थीटा। यहाँ थीटा का मान कितना है, थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री, बटे r², यानी दूरी कितना देखिए लिया है हमने, a लिया है, तो दूरी कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। साइन 90 अंश का मान होता कितना है वो बताइए। dB इज इक्वल टू कितना होगा, μ0/4 पाई IDL। देखिए साइन 90 अंश का मान होता है 1/a, यानी कि dB का जो मान है वह कितना आ गया,
म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डी एल के बटे ए, समीकरण नंबर 1। ये क्या है? अति सूक्ष्म अवयव, केवल इसके कारण है। अभी हमें क्या करना है, ऐसे 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 इस पूरे के कारण निकालना है ना। हमें क्या करना है, इस पूरी लूप के कारण निकालना है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र आया है केवल इस छोटे से भाग के कारण आया है, तो पूरे लूप के कारण कितना हो जाएगा? पूरे लूप के कारण कितना हो जाएगा बताइए? पूरे लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, पूरे लूप के कारण केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा वो देखिए। चुंबकीय क्षेत्र देखिए, पूरे लूप के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा मान लेते हैं B है। अब क्या करेंगे, इस पूरे का समाकलन करेंगे। देखिए अभी केवल इस छोटे से भाग, देखिए छोटे से पूरा का निकालना होता है तो क्या करते हैं, समाकलन। इसके जस्ट पहले भी हमने किया था। तो इस पूरे का समाकलन करेंगे। पूरा है कितना, म्यू 0/4 पाई इंटू आई डी एल के बटे ए। अब समाकलन किसकी रिस्पेक्ट करेंगे, इस पूरे सर्किल के रिस्पेक्ट में करेंगे। बताइए समाकलन किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, पूरी सर्किल के रिस्पेक्ट में, ये पूरे के रिस्पेक्ट में। केवल इसके कारण निकला है, ऐसा छोटा 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 भाग सभी जगह हम काटेंगे, काट करके सबको जोड़ दीजिए तो पूरे चालक के कारण क्या आएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान आ जाएगा। तो वो काट के जोड़ने से बढ़िया है हम लोग क्या कर दें, समाकलन कर दें। समाकलन करेंगे तब भी मान वही आएगा। तो चलिए देखते हैं B इक्वल टू कितना होगा। कांस्टेंट क्या है, म्यू नॉट अपान 4 पाई। म्यू नॉट अपान 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है। आई भी क्या है, कांस्टेंट है। वृत्त की त्रिज्या भी क्या है, कांस्टेंट है। बचा क्या, DL, ठीक है ना। अब पूरे सर्किल का डीएल का आप समाकलन करेंगे तो छोटे छोटे डीएल को ऐसे ऐसे काट करके जोड़ेंगे तो ये पूरा सर्कल मिलेगा। पूरा सर्कल मतलब पूरा परिधि मिलेगा, ठीक है ना। सर्कल का क्या मिलेगा, परिधि। तो डीएल का समाकलन सर्किल के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, पूरा सर्किल मिलेगा। पूरा सर्किल मतलब ये पूरे सर्किल की लंबाई मिलेगी, यानी कि क्या मिलेगा, परिधि मिलेगा। और परिधि निकालने का फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई बटे ए। और परिधि निकालने का फार्मूला क्या है, 2 पाई ए। तो यहाँ से B इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए ये A यहाँ पे A नहीं रहेगा, यहाँ A स्क्वायर रहेगा ना। यहाँ पे देखिए जो दूरी होता है, दूरी का स्क्वायर होता है। बायो-सेवर्ट नियम आप पढ़िएगा, वहाँ पे A स्क्वायर होता है, यहाँ भी A स्क्वायर रहेगा, यहाँ भी A स्क्वायर रहेगा, ठीक है। गलती से हमने ये लिख दिया था। अभी भी इसके पहले भी हमने देखा था, दूरी का स्क्वायर किया था, R का स्क्वायर किया था। तो बटे में हमेशा क्या है, R स्क्वायर है। यहाँ पे त्रिज्या हमने A लिया है तो A का स्क्वायर सभी जगह रहेगा ना। तो ये A इससे क्या होगा, कैंसिल। B इक्वल टू क्या बचेगा, देखिए म्यू 0/4 पाई। अभी क्या बचा है, I, ठीक है ना। इधर देखिए क्या है, इंटू 2 पाई बटे A। ये 2 पाई से कटेगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। B इक्वल टू कितना है बताइए, म्यू 0/2 इंटू आई बटे A। ये है B का मान। ये क्या आया है हमें, B का मान। अगर देखिए ये जो लूप है, इस लूप में केवल एक फेरे हैं। अगर n फेरे हो जाए, यदि n फेरे हो जाए, एक फेरे के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना आया है। यदि n फेरे हो जाए ऐसे, यानी कि ढेर सारे फेरे हो, यदि लूप में n फेरे हो, यदि लूप में n फेरे हो तो इसी में n का क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तब चुंबकीय क्षेत्र B का मान कितना होगा बताइए, B का मान कितना होगा, म्यू 0/2 n I, n का इसी में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इतना। ये कब के लिए, जब केवल एक फेरा हो। अगर इसी प्रकार से ढेर सारे n फेरे हों तब कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 NI/A होगा, ठीक है ना। तो ये है आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। कोई भी दिक्कत हो अगर आपका, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप जो भी 2 टॉपिक आज की इस वीडियो में आपको बताए गए हैं सब आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।